Hello everyone. Welcome back to our YouTube channel, Psy Academy. Here we conduct classes related to psychology for UGC NET, CUET PG as well as boards. सबका स्वागत है हमारे चैनल में साई एकेडमी। इसमें हम लोग साइकोलॉजी से रिलेटेड क्लासेस कराते हैं, CUET PG, UGC NET का एज वेल एज बोर्ड्स का। So now my name is Ananya Chaudhary. I have cleared the UGC NET in June 2024. मेरा नाम अनन्या चौधरी है। मैंने जून 2024 में UGC NET का जो एग्ज़ाम है साइकोलॉजी का वो क्लियर किया है। नाउ आज का जो हम टॉपिक है, आपको इन केस आइडिया नहीं है तो ये पूरा एक सीरीज़ है सोशल साइकोलॉजी का। हम ऐसे और भी जो बाकी के 9 यूनिट्स हैं उन पे भी क्लासेस बनाएंगे। तो ये साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी का जो 4th पार्ट है वो हो जाएगा, ये 5th पार्ट हो जाएगा लीडरशिप। आज हम लीडरशिप के डिफरेंट जो थेरीज़ हैं उनकी बात करेंगे। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। When we talk about leadership, what do we understand by that? Now, leadership is the capacity to inspire, to guide the followers, your followers, such that they can reach a shared goal, a shared vision, a shared set of objectives. Now, जब हम leadership की बात करते हैं, वो एक ऐसी प्रतिभा है, हम बोलेंगे, जिसमें आप जो आपके फॉलोअर हैं, जिसके आप लीडर हैं, जो ग्रुप है जिसके आप लीडर हैं, तो उस ग्रुप को, उन मेंबर्स को आप कैसे रास्ता दिखाते हैं, कैसे उनको प्रेरित करते हैं, ताकि जो पूरे आपके ग्रुप का जो एक कॉमन उद्देश्य है, एक गोल है, उसको आप कैसे रीच करते हैं, ताकि आप उस गोल को रीच कर पाएँ, ऐसे आप गाइड करते हैं आपके ग्रुप मेंबर्स को, ताकि वो एक शेयर्ड गोल रीच कर पाएँ। ये हमारा लीडरशिप हो जाएगा। Now if we talk about, we'll basically in this today's class we'll talk about the different theories of leadership. इस क्लास में हम जो different अलग अलग theories हैं leadership की, उनकी बात करेंगे। तो उनको basically 5 categories में divide किया गया है। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप, जिसका दूसरा नाम होता है, इनफैक्ट पहले जो बना था ये थ्योरी, उसको बोलते थे ग्रेट मैन थ्योरी, बट फिर उसको ट्रेट थ्योरी बुलाया गया। तो ये सबसे पहले आया था। उसके बाद हमारा आया था बिहेवियरल थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। Then we have our contingency theories of leadership, जिसको हम सिचुएशनल भी बोल सकते हैं, सिचुएशनल थ्योरीज। उसके बाद हमारा है ट्रांजैक्शनल थ्योरीज। फाइनली जो हमारा 5th टाइप है, जो लेटेस्ट भी है, वो हमारा है ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरीज। तो ये हमारे 5 थ्योरीज हो गए हैं लीडरशिप के। ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करें, हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो जो बिहेवियरल थ्योरीज हैं वो हम 3 बिहेवियरल थ्योरीज पढ़ेंगे, और हमारे जो कंटिजेंसी थ्योरीज है इसमें हम 4 पढ़ेंगे, और बाकी हम जनरली ओवरव्यू समझेंगे। दीज आर द 5 थ्योरीज। ये ऑर्डर में आए थे। सबसे पहले ट्रेट थ्योरी, जिसको पहले ग्रेट मैन बोला जाता था, उसके बाद इट यूज टू बी कॉल्ड ट्रेट थ्योरी। फिर आया हमारा बिहेवियरल, देन वी हैव कंटिजेंसी, जिसको सिचुएशनल भी बोलते हैं, देन वी हैव ट्रांजैक्शनल, एंड फाइनली वी हैव ट्रांसफॉर्मेशनल। सो वी विल टॉक अबाउट देम इंडिविजुअली फर्दर। हमारा जो ट्रेट थ्योरी है, इसके बारे में अब हम देखेंगे। तो एक्चुअली सबसे पहले
ग्रेट मैन थ्योरी आया था और उसके बेसिस पे फिर हमारा जो ट्रेड थ्योरी है उसको बनाया गया, ट्रेड थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो इसमें हम बेसिकली 2 पॉइंट्स देखते हैं जो इस थ्योरी में माना जाता है। दैट फर्स्ट पॉइंट होगा लीडर्स आर इनफैक्ट अलग पॉइंट्स नहीं है ये, दे आर इंटर रिलेटेड। बॉन्ड दे आर नॉट मेड। So this is what basically very important point from this theory। ये माना जाता था कि जो लीडर्स हैं वो पैदा ही होते हैं एज लीडर्स, वो सीख नहीं सकते लीडर बनना। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो पैदा होते ही आप में रहती है, ऐसा इस थियोरी का मानना था। सेकेंडली ये माना जाता था कि these leaders they possess exceptional ट्रेड्स, जैसे कि इंटेलिजेंस हो गया एट्सेट्रा। तो और ये जो ट्रेड्स हैं दे आर बेसिकली, जैसे कि हमने बोला, दे आर बॉर्न विद इट, सो बेसिकली दे इनहेरिट। ऐसा माना जाता था कि जो ट्रेड्स हैं, एक्सेप्शनल जो ट्रेड्स हैं इन लोगों में, जैसे कि एग्जांपल दिया जाता था इसमें कि जैसे महात्मा गांधी हो गए, स्टीव जॉब्स हो गए, नेल्सन मंडेला हो गए। तो ऐसे जो लोग हैं दे आर बॉर्न विथ लीडरशिप ट्रेड्स, उनके पूर्वजों से ये चला आ रहा है। सो दे डू नॉट लर्न, नोबडी कैन लर्न लीडरशिप, ऐसा इस थ्योरी का मानना था। सो दिस इज़ बेसिकली वेरी सिंपल, दिस इज़ आर ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप। So now we will talk about the behavioral theories of leadership। So जो हमारे behavioral theories हैं, अब इनका focus थोड़ा different था। जैसे हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि अब behavioral theories में माना जा रहा था कि leadership की जो qualities हैं, जो abilities हैं, वो सब वो ऐसी चीज़ें हैं, जो leadership behavior है वो आप सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं विथ एक्सपीरियंस। जैसे जैसे आप एक लीडर बनते हो, आप देखते हो क्या वर्कआउट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो ऐसे आप सीखते हो कैसे एक अच्छा लीडर बन सकते हैं। सो हियर the behavioral theory, it believes that leadership behaviors are something that you can learn through experience। Now a very important point of difference would be that while in the trade theory, ट्रेड थ्योरी में हम देखते थे कि सारा फोकस था कि लीडर्स क्या हैं, ठीक है, क्या हैं, कैसे हैं। बट यहाँ पे जो बिहेवियरल थ्योरीज हैं, यहाँ पे फोकस होगा कि व्हाट डू दिस लीडर्स एक्चुअली डू, है ना। तो वहाँ पे जैसे हम यहाँ पे फोकस होगा ऑन व्हाट लीडर्स डू। तो सारा फोकस है कि वो क्या करते हैं इस पे, ना कि इस पे कि वो कैसे हैं। तो ये हमारा बिहेवियरल थ्योरी हो गया। नाउ इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बिहेवियरल थ्योरीज के अंदर 3 इम्पॉर्टेंट थ्योरी हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें से जो फर्स्ट 2 थ्योरीज हैं, दे आर मोर, इनफैक्ट दे ऑल द 3 ऑफ देम दे आर मोर और लेस द सेम। बट जो फर्स्ट 2 थ्योरीज हैं वो दे आर ऑलमोस्ट सेम। उसमें बस टर्म अलग यूज़ किया गया है लीडरशिप स्टाइल्स के लिए, बट दे आर मोर और लेस द सेम। दे वर कंडक्टेड बाय 2 डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन द US इन द पास्ट। तो 2 अलग अलग रिसर्च की इंस्टीट्यूशंस हैं US में, एक ओहायो स्टेट और एक मिशिगन, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। तो इन 2 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग रिसर्च कंडक्ट कराया गया, लेकिन जो रिजल्ट था दैट वाज मोर और लेस द सेम। So the very first one that we will discuss would be the Ohio State studies। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इनके रिसर्च जो इन्होंने कराया उसके बाद उनको कौन से 2 टाइप के लीडर्स मिले बेसिकली। तो ओहायो स्टेट स्टडीज़ में जो सबसे पहला टाइप ऑफ लीडर होगा जो उनके द्वारा दिया गया, दैट वुड बी इनिशिएटिंग उनके पहले टाइप का लीडरशिप था, या इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। द सेकेंड वन वुड बी
कंसिडरेशन। तो ये हमारे दो टाइप के लीडरशिप दिए गए थे ओहायो स्टेट स्टडीज़ में। हाँ, सो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर में या इनिशिएटिंग जो स्टाइल है उसमें बेसिकली जो फोकस होता है वो होता है टास्क बेस्ड। तो जो लीडर है, द लीडर फोकसेस मोर ऑन द टास्क एट हैंड, ऑन हाउ टू अचीव देयर गोल, हाउ टू plan to achieve the goal basically. So the focus is more on task. So this is task oriented style of leadership. The second one is consideration, where the focus is on the relationship that exists between the employee and the leader. So जो consideration है इस पे focus होता है कि कैसा relationship है लीडर का और मेंबर का। तो उसमें फोकस होगा जैसे कैसे हम जो लीडर है वो फोकस करता है कि कैसे एम्प्लॉय का ग्रोथ हो, कैसे उनके ओपिनियंस को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, तो कितना अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं एक लीडर में और मेंबर में ताकि आगे और स्मूथली फंक्शन हो सके सब कुछ। सो हियर द फोकस इन कंसिडरेशन, द फोकस इज ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द लीडर एंड द मेंबर and also on the well-being of the member. And in the initiating structure, the focus is more on the task at hand and the goal to be achieved. Now, another study, that is the University of Michigan studies, they also found something very similar to this, only the terms given to them, to the types of leader was different. So the second one we see would be, it was studied by the University of Michigan. So it's called the University of Michigan studies. Here the two types of leaders that were suggested, that were given, would be, it's very straightforward here. तो पहला जो दिया था वो था employee oriented, which is very much clear from the name itself, and the second one would be production oriented. So again we need not write here. So employee oriented is again, although fine we can mention, is again focused on the relationship between the employee and the leader, and this is focused more on the task or goal at hand. So then here we see that how much similar the employee oriented, more or less it's the same only. So employee oriented similar हो जाएगा हमारे consideration leadership style से, जो कि हम ओहायो स्टेट में देखते हैं स्टडीज़ में, और प्रोडक्शन स्टाइल हमारा इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर की तरह सिमिलर है. सो दीज आर द फर्स्ट टू टाइप्स ऑफ बिहेवियरल theories of leadership. Now to save time, I have already drawn this figure to help you understand what the managerial grid is. तो इस फिगर के हेल्प से हम समझेंगे कि जो हमारा थर्ड थ्योरी है बिहेवियरल थ्योरी, उसका नाम है मैनेजरियल ग्रिड या लीडरशिप ग्रिड भी बोलते हैं. तो उसके बारे में हम लोग इस फिगर के थ्रू समझेंगे. ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक बार हम देखेंगे, हम डरेंगे नहीं, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो जो ये मैनेजरियल ग्रिड का जो थियरी है, इसमें it has been divided, so it's basically a 9x9. As you can see, there are 9 grids, so it's a 9x9. Since grid you can already see it's mentioned over here, so it's a 9x9 matrix जिसमें कि it's divided on the basis of two types of leaders. Again pretty similar to the first and the second one, to ओहायो और मिशिगन जो दोनों स्टडीज़ थे उनसे काफ़ी सिमिलर है. जो दो टाइप ऑफ लीडर्स यहाँ पे डिवाइड किया गया है, एक तो जिसमें कंसर्न ऑफ प्रोडक्शन होता है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, जो कि हम देख सकते हैं
हम देख सकते हैं हमारा ओहायो में इनिशिएटिंग और मिशिगन में हमारा प्रोडक्शन ओरिएंटेड, सो दैट वुड बी कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। और हमारा जो कंसर्न फॉर पीपल है दैट इज़ बेसिकली इधर कंसिडरेशन जो कि ओहायो में था, या फिर मिशिगन में एम्प्लॉय ओरिएंटेड। सो हियर ऑल्सो इट्स डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ लीडर्स। बट यहाँ पे एक पूरा स्पेक्ट्रम है आप बोल सकते हैं, जिसमें हाई टू लो डिवाइड किया गया है। और वैसे अगर हम 9x9 के मैट्रिक्स में देखें तो अलोंग दिस लाइन, लेट्स से दिस इज द एक्स एक्सिस, तो इसमें कंसर्न फॉर प्रोडक्शन देखा जा रहा है अलोंग दिस लाइन, और अलोंग दिस लाइन दैट इज लेट्स से द वर्टिकल लाइन, द वाई एक्सिस लेट्स कॉल इट। सो इसमें हम कंसर्न फॉर पीपल देख रहे हैं। सो लो टू हाई कंसर्न फॉर पीपल एंड लो टू हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, ये हम देख रहे हैं इस पूरे मैट्रिक्स में। अब अगर हम पूरा 9x9 करेंगे तो हमारे 81 लीडरशिप स्टाइल्स आ जाएंगे, लेकिन we'll only talk about the important ones that the researchers they talked about. So अब हम समझेंगे आराम से। So I have highlighted the 5 important types that have actually been discussed in the theory. So the first one would be this grid, where we see that the concern for production is low and the concern for people is low as well. तो एक हमारा ये ग्रिड हो गया जिसमें प्रोडक्शन के लिए जो कंसर्न है, जो टास्क ओरिएंटेशन उसके लिए कंसर्न है वो लो है। ऑल्सो जो पीपल के लिए, जो एम्प्लॉयज़ के लिए कंसर्न है वो भी लो है। तो हमारा जो इस टाइप का लीडरशिप हो गया उसको हम बुलाएंगे इम्पॉवरिश्ड। ये हमारे पहले टाइप का लीडरशिप हो गया। अब हम देखते हैं जब हमारा कंसर्न फॉर प्रोडक्शन तो लो है लेकिन कंसर्न फॉर पीपल हमारा हाई है। सो नाउ द सेकेंड टाइप दैट वी विल सी, द सेकेंड टाइप ऑफ लीडरशिप दैट वी विल सी वुड बी वेयर द कंसर्न फॉर प्रोडक्शन इज low but the concern for people is high. So here this type of leadership is called country club. Yeah, so this type of production is called country club. We will highlight it here so that it's visible. This is the first kind. This would be our second kind. Now अब हम देखेंगे जब हमारा सब कुछ मॉडरेट है, यानी कि हमारा जो कंसर्न फॉर पीपल है वो भी मॉडरेट है, बीच में पड़ रहा है इस एक्सिस में, और जो हमारा कंसर्न फॉर पीपल है वो भी हमारा बीच में एकदम सेंटर में पड़ रहा है। तो दिस इज नोन एज द, विल राइट इट हियर, तो इसको बोलते हैं, इसको याद करना भी थोड़ा इजी है, मिडल ऑफ द रोड। ये हमारा थर्ड टाइप का हो जाएगा लीडरशिप। अब हम देखेंगे जब हमारा कंसर्न फॉर प्रोडक्शन हाई है, वी आर मोर टास्क ओरिएंटेड, बट हमारा कंसर्न फॉर पीपल लो है। एज यू कैन सी यहाँ पे ये वाला जो ग्रिड है, यहाँ पे हमारा जो कंसर्न फॉर पीपल है वो लो है, बट द कंसर्न फॉर प्रोडक्शन आर इज़ हाई। यहाँ पे लो से हाई हम जा रहे हैं, तो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन इज़ हाई बट कंसर्न फॉर पीपल इज़ लो। सो इसको हम बोलते हैं, थोड़ा सा ऑब्वियस नेम है तो याद करने में ईजी होगा, इसको वी कॉल, सॉरी, इट्स कॉल्ड टास्क। सिंपल, क्योंकि टास्क ओरिएंटेड ज़्यादा है, सो इट्स कॉल्ड टास्क। फाइनली जब हमारा कंसर्न फॉर प्रोडक्शन हाई है, यस, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन हमारा हाई है एज वेल एज कंसर्न फॉर पीपल भी हाई है, जब दोनों चीज़ें हाई होंगी, सो वी विल कॉल दैट अ टीम oriented, or basically team. So these are the 5 kinds of leaderships that came across through this grid. This is the third kind, this is the fourth one, and this is our fifth one. So these are the 5 types of leaderships that were basically suggested through the managerial grid. मैनेजरियल ग्रिड जो हमारा थियरी है उसके थ्रू ये 5 लीडरशिप स्टाइल्स जो हैं वो सामने आई इस 9x9 का जो मैट्रिक्स है इसमें, इसके थ्रू।
तो ये जो एक्सट्रीम्स जो हम देखते हैं, वैसे तो 81 बन सकता है 9 इंटू 9, बट जो एक्सट्रीम्स है एकदम मिडिल वाला या एकदम हाई लो वाला, तो ऐसे 5 टाइप्स को प्रॉपर डिस्कस किया गया. सो दिस इज आर मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी. नाउ वी विल टॉक अबाउट द कंटिजेंसी थियरीज ऑफ लीडरशिप. अब हम बात करेंगे कंटिजेंसी थियरीज लीडरशिप की. तो अभी तक हमने जो थियरीज पढ़ी थी, द बिहेवियरल थियरी, द ट्रेट थियरी, सो देयर वी सॉ दैट more focus was on the traits of the leader, the behavior that the leader showed. तो अभी तक हमने जो पढ़े theories, उसमें हमने देखा कि जो फोकस था वो था कि लीडर कैसा है, वो कैसे बिहेव करता है. लेकिन अब हम जो कंटिजेंसी थ्योरीज पढ़ेंगे, इसमें हम देखेंगे कि जो फोकस है वो है सिचुएशनल फैक्टर्स पे. कि it believes, this theory believes that the success of a leader also depends on some situational factors. For instance, it could be anything from the leader themselves to their followers, how their followers are, the work environment, etc. So and even the task, the nature of the task. So all of these also decide how successful, कि जो लीडर है वो कितना सक्सेसफुल होगा, एक सक्सेसफुल लीडर होगा, वो सिचुएशन पे, इन सब फैक्टर्स पे, जो उनके फॉलोअर हैं उन पे, और जो कैसा काम, किस टाइप का गोल है उनका, इस पे भी डिपेंड करता है. तो ये चीज़ हम पढ़ते हैं कंटिजेंसी थ्योरीज में. तो इसमें हम 4 इम्पॉर्टेंट थ्योरीज के बारे में बात करेंगे. वी विल टॉक अबाउट 4 इम्पॉर्टेंट contingency theories in this class. They would be the Fiedler's model, Hersey and Blanchard's model, then we'll talk about the leader member exchange theory, and finally the path goal theory. So we'll talk about these 4 further. So Fiedler, Fred Fiedler actually, the one who gave this contingency model, the first one that we're going to discuss right now. Fred Fiedler, he suggested, or rather gave 2 factors based on which you can judge whether a leader will be successful or will not be. So जो फ्रेड फीडलर थे, जिन्होंने ये फीडलर का कंटिजेंसी मॉडल दिया, उन्होंने 2 फैक्टर्स दिए जिनके बेसिस पे आप जज कर सकते हो कि आप फिगर आउट कर सकते हो क्या एक लीडर सक्सेसफुल, कामयाब होगा या नहीं होगा. तो जो फर्स्ट फैक्टर है हमारा, वो है सिचुएशनल फेवरेबलनेस. तो सिचुएशनल फेवरेबलनेस में हमारे 3 पॉइंट्स आएंगे जिनको हम, सो बेसिकली सिचुएशनल फेवरेबलनेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पॉइंट्स. द फर्स्ट वन इज leader member relationship. We'll write down all the points first. Now the second one will be task structure, and finally we have position power. Now these are the 3 subcategories, you can say, of situational favorableness, which help decide or help figure out how much a leader will be successful. So we will talk about them individually. ये 3 सब फैक्टर्स हैं, आप बोल सकते हैं, सिचुएशनल फेवरेबलनेस की, जो कि हमें हेल्प कर सकते हैं डिसाइड करने में कि लीडर कितना सक्सेसफुल होगा. तो जो लीडर मेंबर रिलेशनशिप है, वो बताता है कि हाउ मच ट्रस्ट देयर इज बिटवीन द लीडर and their members. So more there is the trust, more the trust between the leader and the member, the better, the easier it will be for the leader to handle the members and handle the task at hand. Coming to the second point, task structure, may we see that how clearly tasks are
defined. So the more clearly the tasks are defined, the the situation would be more favorable for the leader. तो जैसे फर्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि जो लीडर है और मेंबर है, अगर उनके बीच में हाई ट्रस्ट है, ट्रस्ट बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा भरोसा है लीडर और मेंबर में, और जैसे सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं कि टास्क स्ट्रक्चर की कितना क्लियरली जो टास्क गिवन है, जो आपका गोल रीच करने के लिए जो टास्क गिवन है, तो वो कितने अच्छे से डिफाइंड है कि आपको पता है क्या, मेंबर्स को पता है कि उनको क्या करना है एग्जैक्टली टू रीच देयर गोल. तो अगर ये दोनों चीज़ें हाई हैं, अगर जो लीडर मेंबर रिलेशनशिप है, टास्क स्ट्रक्चर है, तो सिचुएशन और फेवरेबल होगा लीडर के लिए टू बी a successful leader basically. Similarly, the third point we'll talk about, position power tells how much authority the leader has, how much authority the leader actually has. तो पोजिशन पावर में हम देखते हैं कि जो लीडर है हमारा, वो कितना उसके पास कितना अथॉरिटी है, लोग उसकी बात कितना सुनते हैं, उसका कितना रिस्पेक्ट करते हैं. सो अगेन, द मोर अथॉरिटी द लीडर हैज़, द मोर फेवरेबल द सिचुएशन इज़ फॉर द लीडर. तो and now the more favorable it is, the easier it is for the leader to exert his influence or to be an effective leader basically, to get things done. तो जितना ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन होगा लीडर के लिए, उतनी इजीली वो काम करवा पाएंगे और उतना इजीली सब स्मूथली सब कुछ कैरी ऑन होगा. सो दीज आर द 3 factors that come under situational favorableness. Now the second point we'll talk about. Now we'll talk about the second factor that Fiedler mentioned in his theory. तो जो सेकेंड फैक्टर है हमारे फीडलर के थियोरी का, वो है लीडर स्टाइल की, लीडरशिप का कौन सा स्टाइल है. नाउ दिस इज प्रिटी सिमिलर टू द बिहेवियरल मॉडल देयर वी स्टडीड अबाउट द ओहायो स्टडीज़, द मिशिगन यूनिवर्सिटी स्टडीज़. सो दैट्स प्रिटी सिमिलर टू दैट. यहाँ पे 2 टाइप के लीडर ब्रॉडली क्लासीफाई किए गए हैं. सो बट वो क्लासीफाई कैसे किए गए हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो हियर अ स्केल कॉल्ड the least preferred co-worker, LPC. ये LPC नाम का एक स्केल, लीस्ट प्रेफर्ड को-वर्कर नाम का एक स्केल यूज़ किया गया है इस स्टडी में. इसमें जो लीडर होता है उनको इस स्केल में अपना प्रेफरेंस रेट करना होता है कि किस टाइप के एम्प्लॉय के साथ सबसे कम वो चाहेंगे काम करना. सो इन दिस स्केल द लीडर इज सपोज टू रेट दैट व्हाट काइंड ऑफ co-worker, what kind of employee would they least prefer to work with. So that is what they're supposed to rate in the LPC scale. जब इस स्केल का जब रिज़ल्ट निकाला जाता है तो ये देखा जाता है कि अगर उस लीडर का स्कोर हाई आ रहा है LPC स्केल में, देन दे आर a relationship oriented leader. While on the other hand, if उनका स्कोर लो आ रहा है, then they would be a task oriented leader. ये कब होगा, जब हमारे LPC में यहाँ पे हाई स्कोर आएगा और यहाँ पे लो स्कोर आएगा. So a high score in the LPC denotes a relationship oriented leader, while a low score denotes a task oriented. Now it's pretty much similar to the behavioral theories. Relationship oriented में ज़्यादा फोकस होता है कि कैसे एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बेटर हो, कैसे उनका ग्रोथ करने में हेल्प किया जाए. दैट इज़ मोर रिलेशनशिप ओरिएंटेड. एंड जो एक रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर होगा वो टास्क ओरिएंटेड कम होगा, तो उसका गोल्स और टास्क स्ट्रक्चर पे कम ध्यान होगा. ऑन द अदर हैंड, अ टास्क ओरिएंटेड लीडर इज, एज द नेम सजेस्ट, फोकस मोर ऑन द टास्क स्ट्रक्चर, हाउ टू अचीव देयर गोल्स,
instead of a relationship, the relationship between the employer and the employee. So the leader and the employee. So these are the two types of leadership styles that were also suggested. That was the second factor of Fiedler's contingency model. So this is it for our Fiedler's model. Next we will move on to our Hersey and Blanchard's theory. Now we will talk about Hersey and Blanchard's situational theory of leadership. तो ये जो हर्सी एंड ब्लैंचार्ड का सिचुएशन थ्योरी है लीडरशिप का, इसमें द फोकस इज मोर ऑन द फॉलोअर्स, हाउ द फॉलोअर्स आर, व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दे हैव, डिपेंडिंग ऑन विच द लीडर यूजेस अ सर्टन काइंड ऑफ मेथड टू डील विद देम और अ सर्टन काइंड ऑफ लीडरशिप टू डील विद देम. सो इसमें जो फोकस है वो फॉलोअर्स पे आ जाता है एंटायरली कि उनका क्या कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिपेंडिंग ऑन विच जो लीडर है वो उस टाइप का अकॉर्डिंगली फॉलोअर के अकॉर्डिंग एक लीडरशिप अपनाता है. तो ये जो पूरा थियोरी है इसको इस फिगर के थ्रू समझेंगे तो हमारे लिए इजी होगा. सो हियर वी हैव द फर्स्ट थिंग इज टास्क बिहेवियर. टास्क बिहेवियर हाई हो सकता है, लो हो सकता है. बेसिकली जो लीडर है वो ज़्यादा टास्क दे रहा है या कम टास्क दे रहा है वो हम देखेंगे क्या कैसे. और हियर वी हैव द रिलेशनशिप बिहेवियर जो कि भी है हाई एंड लो, वेर वी सी कि कितना रिलेशनशिप का, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का यूज़ लीडर कर रहा है अकॉर्डिंग टू द फॉलोअर. सो द फर्स्टली वील सी अ काइंड ऑफ फॉलोअर, लेट्स से, हु इज unable, unwilling and not confident. So this is, let's say, the first kind of follower जो जिसमें ability कोई नहीं है, he is not able, he does not have the ability to do the task, जो अनविलिंग है, जिसका मन नहीं है वो काम करने का, और जो कॉन्फिडेंट भी नहीं है. इस टाइप के फॉलोअर के लिए जो स्टाइल यूज़ किया जाता है लीडरशिप का, दैट वुड बी द टेलिंग स्टाइल. टेलिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप ऐसे फॉलोअर्स के लिए यूज़ किया जाता है. नाउ लेट्स से, हाँ, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो ऐसा फॉलोअर जो अनेबल है, अनविलिंग है और कॉन्फिडेंट नहीं है, सो बिकॉज वो अनेबल है, उसमें वो टैलेंट नहीं है या एबिलिटी नहीं है, बेसिकली टैलेंट नहीं बोलेंगे, सो उनको सिर्फ टास्क दिया जाता है कि उनको डायरेक्शनल एक मेथड उनके लिए अप्लाई किया जाता है कि डायरेक्टली देर गिवन टास्क कि आप ये करो. कोई उसमें रिलेशनशिप आप देख सकते हैं, रिलेशनशिप इसमें लो होता है. जो लीडर है वो रिलेशनशिप का जो एस्पेक्ट है उसको यूज़ नहीं करता है, वो सिर्फ डायरेक्टली टास्क देता है, तो यहाँ पर टास्क हाई होगा. ठीक है, वील सी हाउ दैट हैपन्स, व्हाई दैट हैपन्स. नाउ द सेकेंड काइंड वुड बी अ फॉलोअर हु इज, लेट्स से, ऑल्सो अनेबल बट दे आर willing and confident. Now ये एक फॉलोअर हो गया जो अनेबल है, जिसमें एबिलिटी नहीं है. फिर से तो ऐसे को जैसे हमने देखा यहाँ पे भी अनेबल था हमारा जो फॉलोअर, तो उसको टास्क दिया गया, तो उसको बहुत टास्क दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली टास्क दिए जा रहे हैं, टास्क पे बहुत फोकस किया जा रहा है, सो यहाँ टास्क हाई होगा. सो ये अनेबल जो होता है उसमें टास्क हाई होता है, बट क्योंकि वो विलिंग है और वो कॉन्फिडेंट है, इसीलिए जो रिलेशनशिप है वो भी हमारा हाई होता है. तो जो लीडर है, द लीडर, बिकॉज द फॉलोअर इज अनेबल बट दे आर विलिंग एंड कॉन्फिडेंट, सो इन सच अ केस द लीडर यूजेस रिलेशनशिप, दैट इज दे एक्ट सपोर्टिव, they use their interpersonal relationships to help the follower perform better. तो सपोर्टिव होता है जो लीडर है ऐसे केसेस में, ऐसे फॉलोअर्स के साथ, ताकि वो, क्योंकि वो विलिंग है तो वो काम और अच्छे से कर पाए. तो इस टाइप ऑफ लीडरशिप को बोलेंगे सेलिंग स्टाइल. इट्स कॉल्ड सेलिंग. नाउ टेलिंग इसलिए क्योंकि डायरेक्टली बोल दे रहे हैं लीडर कि आप ऐसे ऐसे करो. सेलिंग में बोला जा रहा है कि
सेलिंग में जो लीडर है दैट ही और शी वांट्स कि जो वो चाहते हैं वो फॉलोअर कर दे, जो वो लीडर चाहता है वो फॉलोअर कर दे, तो सो दैट दे बाई इनटू व्हाट द लीडर वांट्स। जो फॉलोअर है वो बाई इनटू एज एन वो मान ले जो लीडर चाहता है, इसीलिए बहुत प्यार से बात करते हैं। जैसे हमें भी कुछ चाहिए होता है सो हम प्यार से बात करते हैं किसी से, हम रूडली नहीं करते ताकि वो मना ना करे। तो इसीलिए ऑल्दो यहाँ पे प्यार एग्जैक्टली प्यार से भी नहीं बोलेंगे बट सपोर्टिव होता है लीडर, ताकि the leader is supportive so that the follower buys into what the leader actually wants and does the job. So these are the first two styles. Now on to the next two. Now on to our next two styles of leadership. तो अब हम अगले दोनों डिस्कस करेंगे leadership styles. So let's say now there is a follower who is able but unwilling and not confident. Now क्योंकि ये फॉलोअर जो है वो एबल है, उसमें वो एबिलिटी है, दिस फॉलोअर हैज़ द एबिलिटी, देयरफॉर द टास्क बिहेवियर कैन बी लो। तो उनको बहुत टास्क देने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दे आर ऑलरेडी दे हैव द एबिलिटी। बट क्योंकि वो अनविलिंग है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है, इसीलिए रिलेशनशिप को हाई किया जाता है, एक बहुत सपोर्टिव और पार्टिसिपेटिव स्टाइल यूज़ किया जाता है। हेंस द नेम ऑफ दिस लीडरशिप स्टाइल दैट इज पार्टिसिपेटिंग स्टाइल। दिस इज आवर थर्ड काइंड ऑफ लीडरशिप। तो ऐसे कैंडिडेट्स को क्योंकि फॉलोअर्स को रादर, तो क्योंकि वो लोग एबल हैं, उनमें एबिलिटी है, तो उसमें टास्क लो देते हैं। द टास्क बिहेवियर इज़ लो बिकॉज दे आर एबल बट बिकॉज दे आर अनविलिंग एंड नॉट कॉन्फिडेंट, दैट इज़ वाई उनको एक सपोर्टिव माहौल दिया जाता है ताकि वो परफॉर्म कर पाए, उनमें कॉन्फिडेंस आए और वो लोग काम कर पाएँ। नाउ द फोर्थ टाइप वुड बी, let's say there is a follower who is able, willing as well as confident. This is the follower, the member who has the ability, they are willing and they are confident, they have the confidence. तो ये एक ऐसा फॉलोअर है जिसमें एबिलिटी है काम करने का, जो विलिंग है, जो काम करना चाहता है और जिसमें कॉन्फिडेंस भी है। तो ऐसे कैंडिडेट के लिए हम देखते हैं कि उनको ज़्यादा टास्क देने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो एबल हैं, बिकॉज दे हैव द एबिलिटी, द टास्क बिहेवियर इज़ लो एंड because they have the will to do the work and because they are confident as well. That is why the relationship behavior also need not be high, it can be low as well. So that is why this is called the delegating style. You can just give them a task and get done with it because they're able, they're willing and they're confident. So basically these are the four types of leadership styles that vary depending on the kind of the follower. So this is it for our Hersey and Blanchard's theory. So now we'll study the third theory under contingency theories. अब हम जो थर्ड theory है वो पढ़ेंगे contingency theories के अंडर, जो कि है लीडर मेंबर एक्सचेंज, LMX भी बोला जाता है इसको, theory. तो in this theory we study about the relationship between the leader and the follower, which is the main focus here, and the consequences basically from that. So इस theory में हम पढ़ते हैं कि जो relationship है लीडर का और फॉलोअर का, वो जो बनता है और फिर अकॉर्डिंगली क्या कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं और क्या उसका फल मिलता है, तो वो हम देखते हैं। तो this theory, understanding this theory can help not only the leader to understand how they can interact better with their followers, with their members, fellow group members. So not only it will help the leaders but it can also help the followers, the
members to understand how to be a reliable employee. तो ये जो थ्योरी है इसको समझने से ना केवल सिर्फ जो लीडर है वो समझेगा कि कैसे क्या सही तरीका हो सकता है अपने एम्प्लॉय से डील करने का, बात करने का, इंटरेक्ट करने का, बट फिर जो फॉलोअर है वो भी सीख सकता है कि कैसे हम रिलायबल बन सकते हैं ताकि हमारे जो लीडर हैं वो हम पे भरोसा करें. तो this is an advantage of studying this theory, of understanding this. It's for both, for the leaders as well as the followers. So leader follower दोनों के लिए ये theory beneficial है समझना. Now तो इस theory में 3 stages होते हैं, ठीक है. तो सबसे पहला जो stage होगा वो है रोल टेकिंग. ये हमारा फर्स्ट स्टेज होता है इस थ्योरी का, जिसमें जो एम्प्लॉय है वो न्यू है. सो हियर वी विल राइट so our employee is new, they have newly joined, and this is when they are being evaluated by the leaders. ये ऐसा टाइम है, रोल टेकिंग ऐसा टाइम है जब एक एम्प्लॉय न्यूली ज्वाइन करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, और जो लीडर है वो अभी एवेलुएट कर रहा है कि किस टाइप का एम्प्लॉय है, कितना रिलायबल है, नहीं है. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज. फिर आता है रोल मेकिंग. यहाँ पे हम देखते हैं, फिर यहाँ पे आके जो लीडर है हमारा वो कर देता है कैटेगराइजेशन. यहाँ पे आके लीडर डिवाइड कर देता है जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इन 2 ग्रुप्स. जो कैटेगराइजेशन हो जाता है इनटू 2 ग्रुप्स, इनटू इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप. तो रोल मेकिंग में फाइनली जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका कैटेगराइजेशन कर देता है हमारा लीडर इनटू 2 ग्रुप्स, दैट इज़ आर इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप. हमारा इन ग्रुप है, इनको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. एक तो they are always preferred, they are considered as more reliable, more hardworking, and they get many opportunities because they get a lot of attention. Or we can say that since they get a lot of attention, they get a lot of opportunities. So they get opportunities, attention, they are believed to be more reliable. Alright, so this is our in group. Now our out group is considered to be not reliable. Similarly, so they do not get attention, they get very less opportunities. So this is what happens in the role making stage, where they are divided, the employees are divided into 2 groups, that is the in group and the out group, where the in group is the preferred one, is the reliable one. तो जो कैटेगराइजेशन हो जाता है रोल मेकिंग के स्टेज में वो होता है इन ग्रुप में और आउट ग्रुप में. इन ग्रुप को ज़्यादा रिलायबल माना जाता है, उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, अटेंशन मिलता है, और जो आउट ग्रुप है उनको अटेंशन नहीं मिलता है, उनको मानते हैं कि वो हार्ड वर्किंग नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, उन पर भरोसा नहीं कर सकते, कि उनमें टैलेंट नहीं है, और फिर उनको और कम अपॉर्चुनिटी मिलती है. नाउ फाइनली वी हैव द थर्ड स्टेज, which is routinization. इसमें basically nothing much, just a routine forms. So this keeps going on. As the name suggests,
this keeps going on. तो जब this thing, the partiality between the in group and the out group keeps going on, then the in group they tend to keep working hard because they're getting new opportunities, so they enjoy the work, while on the other hand the out group they feel left out and they have some resentments, and then they usually, or sometimes I would say, they end up leaving the organization or leaving the department sometimes. So जो routinization में basically एक routine बन जाता है, ये जो process है रोल मेकिंग का, इसमें जो partiality create होती है वो कंटिन्यू होती है, और इससे फिर जो इन ग्रुप है वो तो उसको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, उन पे अटेंशन दिया जा रहा है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, तो दे एन्जॉय द वर्क, उनको अपने काम करने में मज़ा आता है। वाइल ऑन द अदर हैंड जो आउट ग्रुप है वो उनको वो रिजेंटमेंट, वो उनको अनफेयर लगता है कि उनके साथ जो हुआ वो सही नहीं हो रहा है, तो उनको बहुत मन में उनको बहुत दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो इसीलिए वो लोग कंसिडर करते हैं कि हम छोड़ देते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कंटिन्यू होता है, तो ये जो सेकेंड स्टेज में होता है रोल मेकिंग, उसी से कंटिन्यू होता है हमारा थर्ड स्टेज रूटिनाइजेशन, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बेसिकली सेकेंड स्टेज के हम देखते हैं थर्ड स्टेज में। सो दिस इज द एंटायर लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। द फोर्थ थ्योरी under contingency theories that we'll discuss right now would be the path goal theory। तो ये हमारा फोर्थ थ्योरी हो जाएगा contingency theories के अंदर। तो इसमें the leader is expected to clear obstacles from the path of the follower, of their followers, so that they can succeed। They are expected to support, provide resources and do whatever is necessary for their followers to succeed। तो इस थ्योरी में जो लीडर है उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो जो भी कठिनाइयाँ आएंगी जो फॉलोअर्स हैं उनके रास्ते में, जब वो एक गोल अचीव करना चाहेंगे, तो उनके रास्ते में जो भी कठिनाइयाँ आएंगी उससे वो लीडर डील करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, या फिर जो भी चीज़ ज़रूरत होगी उसको वो देगा। तो ऐसे वो, ताकि जो फॉलोअर है वो सक्सीड कर पाए, जीत पाए, अपना जो टारगेट है वो अचीव कर पाए, तो उसमें लीडर सपोर्ट करे। तो अंडर दिस थ्योरी 4 टाइप्स ऑफ लीडर्स और लीडरशिप्स हैव बीन suggested or proposed by this theory। So the first one is a directive लीडर। जो एक डायरेक्टिव लीडर है वो क्लियर गोल सेट करता है, क्लियरली बताता है कि ये टास्क है, आप इसको ऐसे अचीव करोगे, शेड्यूल बनाना, सब कुछ वो एकदम क्लियरली बता देता है कि ऐसे ऐसे होगा। दिस इज़ अ डायरेक्टिव लीडर, कि अ लीडर हु क्लियरली स्पेसिफाइज द गोल्स, हाउ टू अचीव देम, क्रिएटिंग शेड्यूल्स एंड एवरीथिंग। सो दे give direct instructions, or they directly tell you in detail what exactly you need to do. So this is a directive leader. A second kind would be, these are pretty self-explanatory as well, so I'm not writing descriptions or anything। So the second is a supportive leader। जो एक सपोर्टिव लीडर है वो उसका फोकस ज़्यादा होता है इस पे कि जो आपका एम्प्लॉय है वो उसका वेल बीइंग, उसका द फोकस इज़ मोर ऑन द वेल बीइंग ऑफ द एम्प्लॉय, कि क्या वो ठीक है, क्या उसकी तबीयत ठीक है, क्या वो अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है, क्या उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको सपोर्ट देना, उसको एनरिच करना, दैट इज़ द फोकस ऑफ अ सपोर्टिव लीडर। More than the task, they focus on the employee। Third would be a participative leader। So a participative leader wants that the followers become a part of the decision making। तो जो पार्टिसिपेटिव लीडर है वो चाहता है कि जो डिसीजंस इम्पोर्टेंट लिए जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसका जो फॉलोअर्स हैं वो पार्ट बने। सो दैट इज़ अ पार्टिसिपेटिव लीडर। फाइनली वी हैव आर अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर।
हियर द लीडर सेट्स पर्टिकुलर गोल्स कि ये आपका गोल है और आपको इसको अचीव करना है. वो कुछ नहीं बताता है क्या, क्यों, कैसे, बट दे सेट अ गोल एंड दे एक्सपेक्ट द फॉलोअर्स टू अचीव दैट गोल एफिशिएंटली. तो यहाँ पे जो लीडर है वो एक गोल बता देता है, सेट कर देता है और एक्सपेक्ट करता है कि जो फॉलोअर्स हैं वो उसको अचीव करेंगे एफिशिएंटली, एक सही तरीके से, परफेक्ट तरीके से. सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ लीडर्स दैट was suggested by the path goal theory. We'll talk about the transactional theory of leadership, which is our 4th kind. So there were 5 in total if you remember from the beginning. So this is our 4th point after the contingency theories. So transactional theory is not much, it's more about a very important point here is that it focuses on rewards and punishments. तो जो हमारा 4th टाइप ऑफ थ्योरी है लीडरशिप का आफ्टर कंटिजेंसी, ये हो जाएगा हमारा ट्रांजैक्शनल थ्योरी. तो इसमें जो मेन फोकस होता है वो है रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स की. अगर आपके एम्प्लॉयज़ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आप रिवॉर्ड दे रहे हो, नहीं कर रहे हो तो पनिशमेंट दे रहे हो. तो यहाँ पे बिलीव किया जाता है दैट द लीडर्स इंस्ट्रक्शंस or commands should be followed. ये कुछ assumptions हैं इस theory के. Also that subordinates या basically followers should be observed closely. जिसमें ये भी माना जाता है, सेकंड पॉइंट अगर हम देखें, कि जो लीडर हैं उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है यहाँ पे. ऑल्सो जो फॉलोअर्स हैं उनको क्लोजली, जो लीडर्स हैं उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे एक और अजम्पशन है, ताकि वो लोग मॉनिटर कर पाएँ कि सही से जो फॉलोअर्स हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. तो बट इसमें जो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम बोलेंगे वो है यहाँ पे रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स का यूज़ किया जाता है. So this is our transactional theory. Now the final type of leadership we'll talk about is the transformational theory of leadership. तो एक जो transformational leader जिसको हम बोलते हैं, this is the most recent type of leadership theory. तो उसके क्या characteristics होते हैं जनरल अगर हम बोलें तो एक तो ये होगा कि they will be one who will act as role models. They will set examples जिसको कि जो फॉलोअर्स हैं वो फॉलो करें बेसिकली. अगर वो जैसे वो टाइम पे आ रहे हैं, वो काम अपना बेस्ट दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ताकि फिर फॉलोअर्स भी उनसे सीखें. सो दे एक्ट एज रोल मॉडल्स. सेकेंडली, बिसाइड्स एक्टिंग एज रोल मॉडल्स, दे ऑल्सो मोटिवेट their followers to give their best to they have high expectations from their followers and they expect them to give their best ताकि वो बेस्ट काम करें. हाई एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं अपनी फॉलोअर्स से ऐसे लीडर्स द्वारा ताकि वो और बेस्ट दे पाएँ. थर्डली, क्रिएटिविटी इज एनकरेज्ड. तो जो लीडर है वो इनकरेज करता है कि जो लीडर है वो इनकरेज करता है अपने फॉलोअर्स को कि वो ज़्यादा क्रिएटिव हो, कि उनका ज़्यादा इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन हो. सो द लीडर इनकरेजेस क्रिएटिविटी इन देयर फॉलोअर्स कि वो नए नए आइडियाज़ निकालें, नए नए तरीक़ों से प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखें. तो ऐसा उनको मोटिवेट किया जाता है लीडर्स द्वारा. Now the fourth and the final point will be that the leaders are considerate towards their followers. They focus on how to help their followers grow as an individual, grow in what they are already good at and everything. So the leaders are considerate. तो जो लीडर्स हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स, वो लोग सोचते हैं अपने फॉलोअर्स के बारे में कि कैसे उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो. तो दे ऑल्सो फोकस ऑन दैट. सो दिस इज़ आर
transformational theory of leadership. Now with this we end our entire leadership द टॉपिक ऑफ लीडरशिप. इसी के साथ हमारा लीडरशिप का जो टॉपिक है वो एंड होता है. तो जो थियोरी पार्ट है वो एंड होता है. नाउ वील टॉक अबाउट, वील मूव ऑन टू द PYQs. अब हम PYQs इस टॉपिक से और हमने अभी तक जो पढ़ा है उस पर डिस्कस करेंगे. थैंक यू. So now we will discuss some PYQs, some previous year questions from leadership. अब हम कुछ पुराने साल के क्वेश्चन PYQs डिस्कस करेंगे लीडरशिप से. नाउ जो हमारा पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्स टू मैच द लीडरशिप स्टाइल्स विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. सो द 4 leadership styles are given here. Try to recall what theory it is from, and then it will be easier to match the options. तो ये क्वेश्चन में 4 टाइप के लीडरशिप दिए हुए हैं और इनको उनकी कैरेक्टरिस्टिक से मैच करने को बोला गया है. तो एक बार मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड पे दिए हुए हैं 4 टाइप की लीडरशिप: डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव और अचीवमेंट ओरिएंटेड. और राइट हैंड साइड पे जो दिए हुए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, पहले में बोला गया है कि जो लीडर है वो डिसीजन लेने में जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको पार्टिसिपेट करवाता है, उनको एक पार्ट बनाता है डिसीजन मेकिंग का. एक कोई फैसला करने का, जब फैसला लेने का जो प्रोसेस होता है उसका पार्ट बनाया जाता है एम्प्लॉयज़ को. सेकेंड पॉइंट में बोला गया है एक ऐसा लीडरशिप जिसमें जो लीडर है वो एक पर्टिकुलर गोल सेट करता है और फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको वो अचीव करना होता है. तो वो लीडर एक्सपेक्ट करता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छे से वो उस गोल को अचीव करेंगे. थर्ड हमारा पॉइंट है कि जो लीडर है वो एक पर्टिकुलर गाइडलाइन देता है, बताता है कि आपको ऐसे ऐसे करना है काम, ऐसे ऐसे आपको क्या रूल्स है, कैसे कैसे आपको काम करना है, अप्रोच करना है, सब कुछ वो अच्छे से प्रॉपर्ली डायरेक्टली बता देता है. नाउ द फोर्थ पॉइंट वुड बी दैट द जो लीडर है वो अच्छा रिलेशन मेंटेन करता है अपने सबऑर्डिनेट से, उनके साथ उनका ध्यान रखता है, उनको इनकरेज करता है और अच्छा रिलेशन बना के रखता है. तो ये 4 टाइप के जो राइट हैंड साइड पे दिए हुए हैं इनको हमें मैच करना है. सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द आंसर. या सो दिस इज आवर आंसर, द थर्ड ऑप्शन. तो जो डायरेक्टिव लीडर है, द डायरेक्टिव लीडर इज समवन who, as we already read before, if you remember, this is part of the path goal theory. So this is basically the path goal theory itself. So here the directive leader, they give, as I ended up giving a hint even while explaining the question. So the directive leader sets particular schedules and rules and gives particular targets for the employees to achieve. So that would be the third point. Then we have our supportive leader. Yeah, so we have our directive leader. Then our supportive leader is someone who maintains good relationships, focuses more on the client, their growth and everything. So this is our supportive leader. Participative leader is somebody who tries to involve their employees in the decision making process. An achievement oriented leader sets particular goals and expects their employees to achieve them in a effectively. तो ये हमारे 4 हो गए जो हमने मैच कर दिया, जो हमने पहले एक्सप्लेन कर दिए थे. डायरेक्टिव लीडर, डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव और अचीवमेंट ओरिएंटेड, ये हमारे पाथ गोल थ्योरी का पार्ट है. अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे. सॉरी, या सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, नाउ इट इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लीडरशिप. तो इनमें से कौन सा सही होगा लीडरशिप के बारे में, कौन सा स्टेटमेंट सही है. पहले में बोला गया है कि जो लीडर है वो इन्फ्लुएंस करता है अपने फॉलोअर्स को, उन पे इफेक्ट डालता है. दूसरे में बोला गया है कि जो सिचुएशन है लीडर के आसपास वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है लीडरशिप के लिए, एक लीडर के लिए. और थर्ड में बोला है कि जो सारे मैनेजर होते हैं वो सब लीडर होते ही हैं. और फोर्थ पार्ट में बोला है कि जो ट्रांजैक्शनल लीडर है और जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है वो अलग अलग लीडरशिप्स हैं. तो इसमें हम, ये इजी क्वेश्चन है तो हम आंसर देखेंगे इसका. या सो द आंसर इज द फर्स्ट ऑप्शन,
that is A and D, because it says that leaders, as we that is what we studied in the entire today's class, that leaders, they do influence their followers. So this statement is obviously the correct one of the correct ones. Then if we talk about the D option, then we studied that the last two types of leadership were transactional leaders and transformational leaders. Now transactional is more about give and take, so they focus more on reinforcements and punishments according to the work given, and that is what the leaders focus on. And in transformation, the leaders they act as role models, they focus on the creativity of the employees, they focus on the growth of the employees. So that is, these are two different kinds of leaderships. The transformation leader is the more recent one. So these are the correct options. Now why are B and C not the option? Now we studied, again very easy, we studied situational leadership is one of the kinds of leadership theories. So situation is important, so it says not important, so this is wrong. And then C point is that all managers are leaders. Now usually when there are statements that say that claim that all managers, that it's in extremes, the all or none of them. So these are usually wrong, usually, not always but usually. So and this is somewhat common sense as well. Not all managers can always manage to be leaders, or can be good leaders or be leaders in general. So दिस इज देयर. तो ये हमारा ए ऑप्शन है कि जो लीडर है, हमने समझा कि लीडर फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करते ही हैं, ये हमने अपनी लीडरशिप की थ्योरी में पढ़ा ही क्लास में. डी में हमने पढ़ा कि ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग टाइप्स हैं लीडरशिप के. ट्रांजैक्शनल में गिव एंड टेक पे, रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट पे फोकस किया जाता है कि बस आप काम करो, आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगा, अगर आप अच्छे से करोगे, नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा, बस. ट्रांसफॉर्मेशन लीडर में वो फोकस करते हैं ऐसे लीडर्स ग्रोथ पे, अपने एम्प्लॉयज़ के और उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने पे, खुद एक रोल मॉडल की तरह एक्ट करते हैं. तो ये दोनों पॉइंट सही है. बी में बोला है कि सिचुएशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो कि सही नहीं है, बिकॉज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ लीडरशिप दैट वी स्टडी, लीडरशिप थियोरीज जो हम पढ़ते हैं, वो एक सिचुएशनल थियोरी, कंटिजेंसी थियोरी भी पढ़ते हैं. तो सिचुएशन हमने उसमें देखा कि कितना इम्पोर्टेंट है. और सी में हम देखते हैं कि इसमें बोला है कि सारे मैनेजर्स लीडर हैं. तो जो ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें एक्सट्रीम में लिखा होता है कि ऑल मैनेजर्स, जैसे सारे मैनेजर्स या एक भी नहीं, कोई नहीं, तो जो ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं ऑल और नन वाले, तो यूजुअली, नॉट ऑलवेज बट यूजुअली दे आर रॉन्ग, क्योंकि वो एक्सट्रीम्स में बता रहे हैं. यूजुअली इट्स नॉट एब्सोल्यूट कि एकदम होंगे ही नहीं, कोई भी नहीं होगा या सब होंगे एक चीज़. तो वैसे भी हम देखें तो सारे मैनेजर ज़रूरी नहीं है. अगर किसी ने पहले काम किया है, जॉब किया है या कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक लीडर बन पाए. तो ये हमारे बी और सी रॉन्ग ऑप्शन है. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन. So it asks which of these following points are applicable to Fiedler's contingency model. तो ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, लीडर मेंबर पोजीशन, लीडर्स पोजीशन पावर, उनका डिग्री ऑफ टास्क स्ट्रक्चर, कैसे कितना ऑर्गेनाइज है नहीं है, और लीडर मेंबर का जो रिलेशनशिप है वो, और जो इनबॉर्न ट्रेट्स हैं लीडर के, जो पैदा होते ही उनमें होते हैं, तो इन सब में से कौन सा पॉइंट है जो एप्लीकेबल है फीडलर के कंटिजेंसी मॉडल में. तो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन आस्क्स. नाउ वी मूव ऑन टू द आंसर. So this is our correct answer. So in Fiedler's contingency model, we see three important points. Now the fourth point, if we see, it says inborn traits of the leader. So not the inborn traits per se, but the trait theory, if we talk about, or the great man theory, it says that leadership is something that is an inborn thing. So you inherit it. You don't learn it, but you are born with it. So this is something that the fourth point could be a part of the trait theory of leadership, but not the Fiedler's contingency model, because in the contingency model they focus more on these first three points, that is the leader's position part, that is how much authority the leader carries, the degree of task structure, that how structured the task is, basically how organized it is it clear how to approach the task, to complete the task, how much clarity there is, how much organized it is. And the third point, that is the leader-member relationship. So how are the relationships, which is pretty clear. So these three are the 3 points, if you remember, that are part of the Fiedler's contingency model.
तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो हमारे ट्रेड थ्योरी का पार्ट हम कह सकते हैं, बिकॉज उसमें बोला जाता है कि लीडरशिप जो है वो इनबॉर्न एक ट्रेट है लोगों का। वो सीखते नहीं हैं पर वो बॉर्न ही होते हैं, पैदा ही होते हैं एज लीडर्स, तो उनमें कुछ पैदा होते ही कुछ ट्रेट्स होते हैं। सो द फोर्थ पॉइंट इज बेसिकली द ट्रेट थ्योरी, या ग्रेट मैन थ्योरी भी हम उसे बोलते हैं। लेकिन जो फर्स्ट 3 पॉइंट्स है वो पार्ट है हमारे फील्डर के कंटिजेंसी मॉडल के। तो जो फर्स्ट पॉइंट है कि लीडर का पोजीशन पार, यानी कि कितना अथॉरिटी वो लीडर होल्ड करता है, कितना मानते हैं उसके फॉलोअर्स उनको, कितना रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बात सुनते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि जो टास्क दिया जा रहा है वो कितना ऑर्गेनाइज्ड है, कितना अच्छे से उसको बताया जा रहा है, कैसे अप्रोच करना है, उसको कैसे कंप्लीट करना है, तो वो पॉइंट। और थर्ड पॉइंट कि जो लीडर और जो मेंबर है या एम्प्लॉय है उनमें कैसा रिलेशनशिप है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है हमारे फीलर के कंटिजेंसी मॉडल के। ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So here it is asked to choose the correct answer for the leadership style for low task and low relationship style. So what kind of relationship would come under this leadership? So if we remember the theory, it will be easier for us to remember the answer for this. Now on to the answer. So the delegating style is one where we see low task and low relationship. I'm sorry. So this is one of the contingency models where it's called Hersey and Blanchard's theory. So there we see that in the delegating style, the delegating style is used for followers who have the ability, they are motivated, they are confident, and they are willing to do the task. So for such kinds of followers, low task is given, that is since they are motivated on their own, so the leader does not have to give them some tasks specifically for them to function properly because they manage on their own. Now there is, by low relationship they mean that relationship is not something that is used to motivate the followers, because they are motivated all on their own, they are confident and they have the ability. So the leader does not have to maintain proper relationships or focus on interpersonal relationships, because the follower is self-sufficient, they manage on their own. So this is the delegating style. तो जो डेलीगेटिंग स्टाइल है ये इनफैक्ट ये जो थ्योरी है वो हमारा हर्सी एंड ब्लैंचार्ड का थ्योरी है, सिचुएशनल जो हमने पढ़ा था कंटिजेंसी थ्योरी का पार्ट। तो उसमें जो लो टास्क और लो रिलेशनशिप है वो हम डेलीगेटिंग स्टाइल में देखते हैं, बिकॉज उसमें जो फॉलोअर है वो उसमें एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, उसमें काम करने की इच्छा होती है और उसमें कॉन्फिडेंस होता है कि हम कर सकते हैं, उसमें वो खुद पे भरोसा होता है। तो ऐसे फॉलोअर के लिए जो लीडर है उसको अलग से कोई टास्क देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ना ही कोई बहुत अच्छा दोनों में रिलेशन बनाने की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज वो ऐसे फॉलोअर खुद से ही सारा काम टाइम से कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं। सो एक्चुअली देयर वाज वन मोर क्वेश्चन बट I couldn't find. I remember there was one more question जिसमें you had to organize them in order, arrange them in order. So the 5 types of leadership theories, that is the trait, contingency, and transformation, everything behavioral was given, and you had to arrange them in chronological order. So I didn't find that question, but it was an old question, but also remember that this kind of question could also occur. So if you remember in the class in the very beginning we discussed them in order itself, that the very first one was the trait theory, followed by trait or Greatman theory, followed by the behavioral, then the contingency, and then finally transactional and transformational. So this is the correct order. Refer to the class in the beginning if you don't remember. So this would be it for our today's class. Thank you so much for joining us. मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि एक और क्वेश्चन था जिसमें हमें ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करना था, अरेंज करना था सारे लीडरशिप स्टाइल्स को। तो पहले हमारा ट्रेट आता है, फिर बिहेवियरल, कंटिजेंसी, फिर ट्रांजैक्शनल, फाइनली ट्रांसफॉर्मेशनल। तो ये भी क्वेश्चन था, अगर मुझे फिर मिलता है आई विल पुट इट हियर, मैं डाल दूंगी।
तो या सो दैट वुड बी इट फॉर अ क्लास. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. मेरे साथ पढ़ने के लिए थैंक यू सो मच. सो प्लीज़ अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. आई होप यू हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच.